नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरिट लिस्ट का बेसब्री से इंतज़ार होगा अगर आपने जीडीएस भर्ती का आवेदन किया है तो। लेकिन मेरिट लिस्ट आए उससे पहले ये तो समझ लीजिए कि मेरिट लिस्ट बनता कैसे है, कट ऑफ कैसे निकलता है, जीडीएस की इतनी सारी मेरिट लिस्ट आखिर क्यों आती है। कट ऑफ के ऊपर यह वीडियो रहेगी, पूरा वीडियो देखना और लास्ट में मैसेज करके बताना कि आपकी आंखें खुली या नहीं खुली, क्योंकि यूट्यूब पर हवाबाजी हो रही है। मैं हमेशा धरातल पर लेकर बातें करता हूं, हमेशा वो बातें करता हूं जो आपके काम की है और ऊपरी स्तर से नहीं चलता, बड़ी ही छोटे लेवल से बातें करता हूं जो आपके काम की है, जो आप जानना चाहते हो। तो आज मैं आपको बता रहा हूं कि जीडीएस का जो मेरिट लिस्ट है ना वो कैसे बनता है। तो देखो, आज ये मन से बिल्कुल ही निकाल देना कि जीडीएस का कट ऑफ ऑल ओवर बनता है, सर्किल वाइज बनता है, किस सर्किल से फॉर्म अप्लाई करूं, ये बिल्कुल ही निकाल देना। क्योंकि अगर रियलिटी देखो तो जीडीएस का जो मेरिट लिस्ट है पोस्ट वाइज बनता है, ना कि ऑल ओवर बनता है। आपने देखा, मान लिया जाए कोई सर्किल है, जैसे कि उत्तर प्रदेश सर्किल है, उत्तर प्रदेश के अंदर मान लिया जाए 6 लिस्ट आ चुकी है। तो ऐसा तो है नहीं कि प्रत्येक लिस्ट में वही 95 वालों का ही सिलेक्शन हो। भाई पहली लिस्ट आए और पहली लिस्ट में एक तो 95 वाले का सिलेक्शन हो जाता है और एक 80% वाले का सिलेक्शन हो जाता है और वहां पर 98% वाले का नहीं होता। बताओ, तो वो कारण समझिए आप, कारण क्या है। तो देखो, आपने फॉर्म भरा होगा, पोस्ट प्रेफरेंस दिया होगा। मान लिया जाए कोई ब्रांच ऑफिस है जिसमें एक पोस्ट है और वो पोस्ट है अनरिजर्व कैटेगरी की। यहां पर 4 बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया है। एक बच्चा है 90% वाला जो ईडब्ल्यूएस से है, दूसरा है 94% वाला जो एससी वर्ग से है, तीसरा है 89% वाला जो ओबीसी से है और चौथा है 85% वाला जो एसटी कैटेगरी से है। इन चारों ही लड़कों ने इस ब्रांच ऑफिस के लिए फॉर्म अप्लाई किया है। इस पोस्ट के लिए, पोस्ट है किसकी, अनरिजर्व वर्ग की। अब सुनो, यहां पर कोई भी पद ले लो, आप बीपीएम ले लो, ये बीपीएम की पोस्ट है, ठीक है, इसके लिए आवेदन किया है। अब यहां पर सिलेक्शन जो होगा ना साथियों, वो होगा यहां पर जिसका एससी वर्ग है ना, जिसकी सबसे ज्यादा परसेंटेज है उसका। क्यों भाई, वैकेंसी तो यहां पर ये अनरिजर्व की है और सिलेक्शन यहां पर एससी का हो रहा है। कारण समझिए, एक तो सबसे बड़ा कारण यह है साथियों कि यहां पर इस बच्चे की सबसे ज्यादा परसेंटेज है और भी कारण अगर समझाऊं तो पोस्ट तो अनरिजर्व की थी और चयन एससी का इसलिए हुआ है क्योंकि एससी वाले ने अनरिजर्व की पोस्ट भरी थी और यूआर वाले ने नहीं भरी। यह सबसे बड़ा कारण होता है साथियों। अनरिजर्व कैटेगरी का बच्चा था जिसने ये पोस्ट भरी ही नहीं। इस पोस्ट को या तो उसने लास्ट में पोस्ट प्रेफरेंस दिया, हो सकता है एससी वाले स्टूडेंट्स ने पहले ही इसको भर दिया है, उसकी परसेंटेज ज्यादा थी, इस कारण वो सिलेक्शन ले गया। और जिस दिन मेरिट लिस्ट आएगी उस दिन यही बात मेरे से आप लोग पूछोगे कि सर वैकेंसी तो अनरिजर्व की थी और यहां पर ये सिलेक्शन अनरिजर्व के स्टूडेंट्स का होना था, लेकिन एससी के स्टूडेंट्स का क्यों हुआ। तो वो कारण एक तो मैंने ये बताया। दूसरा, ब्रांच ऑफिस है कोई भी, एक पोस्ट है एससी कैटेगरी की, मान लिया जाए ये एबीपीएम की है। कौन सी पद है, एबीपीएम। तो एबीपीएम के लिए एससी वर्ग की है, एक पोस्ट ऑफिस है। तो यहां पर दोस्तों एक तो 100% वाला है जो अनरिजर्व कैटेगरी का है, दूसरा है 95 ओबीसी, तीसरा है 98 ईडब्ल्यूएस और 90% एससी। अब बताओ सिलेक्शन किसका होगा। आप कहोगे सर इसमें तो 100% वाले का सिलेक्शन होगा क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा जिसकी परसेंटेज होती है उसी का नंबर आता है। मैं कहता हूं दोस्तों इसका नहीं होगा। अब बताओ किसका होगा। सर फिर एससी वाले का ही होगा। तो दोस्तों बिल्कुल ये सही बात है, एससी वाले का ही होगा। अब यहां पर आप कंफ्यूज मत होना क्योंकि अब आप कहोगे सर इधर तो अनरिजर्व की सीट थी तो एससी वाला ले गया, लेकिन यहां पर एससी की सीट थी तो यहां पर ये सबसे ज्यादा परसेंटेज तो अनरिजर्व की है, तो यही ले जाना चाहिए ना इस सीट को। नहीं ले जाएगा क्योंकि साथियों यहां पर जो एससी की सीट थी ये रिजर्व है। एससी की सीट पर अन्य कोई कैटेगरी का स्टूडेंट्स, चाहे वो अनरिजर्व हो, चाहे वो ईडब्ल्यूएस हो, चाहे वो आपका ओबीसी हो, कोई नहीं ले सकता। भले आप देख लीजिए यहां पर ईडब्ल्यूएस की 98 इससे भी ज्यादा है एससी वाले से, ओबीसी की 95 इससे ज्यादा है और 100% इससे भी ज्यादा, यानी सबसे कम परसेंटेज एससी वाले की ही है और सिलेक्शन भी इसी का हुआ है। अब बताओ, आप निकल गई ना हवा, तीनों का ही सिलेक्शन नहीं हुआ। बताओ क्यों नहीं हुआ, कारण भी मैंने आपको बताया। तीसरी बात यह सामने आती है, मान लिया कोई सब ऑफिस है, यहां पर एक पोस्ट है अनरिजर्व कैटेगरी की। किस कैटेगरी की, अनरिजर्व की।
यहां पर 4 इंसानों ने फॉर्म डाला है। एक तो है 70% एससी फीमेल, यानी कि बराबर परसेंटेज है, लेकिन वर्ग अलग अलग है। एक एससी फीमेल, यूआर फीमेल, ईडब्ल्यूएस फीमेल, एसटी फीमेल, यानी महिलाओं ने इस सब ऑफिस के लिए आवेदन किया है अलग अलग वर्ग अनुसार। तो यहां पर अब बताओ सिलेक्शन किसका होगा। ऐसी सिचुएशन जब फंस जाती है साथियों, तो यह देखा जाता है कि सबसे ज्यादा उम्र यहां पर किस महिला की है। ठीक है, उम्र जिसकी ज्यादा होगी उसका ही चयन होगा, लेकिन उसमें भी वर्ग अनुसार प्राथमिकता मिलेगी। यहां पर मैं समझता हूं प्राथमिकता वर्ग अनुसार ऐसे मिलेगी कि सबसे पहले तो एससी कैटेगरी की कोई भी पीएच कैटेगरी की महिला है तो उसको प्राथमिकता मिलेगी। उसके बाद यहां पर पीएच तो है ही, लेकिन वर्ग में आप एसटी मानिए, फिर आप जो है ओबीसी मानिए, और फिर ईडब्ल्यूएस मानिए और यूआर मानिए। इस तरीके से यहां पर फीमेल को प्राथमिकता मिलेगी, पीएच कैटेगरी को। किसको? पीएच को प्राथमिकता मिलेगी वर्ग अनुसार। समझ रहे होंगे या नहीं समझ रहे? उसके बाद यहां पर मान लिया जाए कोई विकलांग है ही नहीं, ये सीट विकलांग की नहीं है, तो उस स्थिति में यहां पर पीएच को आप हटा दीजिए। ठीक है, आप पीएच को निकाल दो, फिर इस तरीके से प्राथमिकता मिलेगी, पहले एससी फीमेल को, फिर एसटी को, फिर ओबीसी को, फिर ईडब्ल्यूएस को, फिर अनरिजर्व को। तो यहां पर मेरे ख्याल से एससी कैटेगरी की महिला का चयन होना चाहिए। समझ चुके होंगे। चौथा, ब्रांच ऑफिस है, एक वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस की है, और यहां पर 5 व्यक्तियों ने फॉर्म आवेदन किया है इस ब्रांच ऑफिस के लिए। होता ही है, आप जब पोस्ट प्रेफरेंस देते हो तो आप जिस ब्रांच ऑफिस को पोस्ट प्रेफरेंस देते हो, तो ऐसा तो है नहीं कि आपने ही उसको पोस्ट प्रेफरेंस दिया है। हजारों बच्चे उसी ब्रांच ऑफिस को पोस्ट प्रेफरेंस देंगे, तो क्या कंडीशंस बनती है। यहां पर एक तो 85% वाला व्यक्ति है जिसकी है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, 90% एससी, 95 यूआर, 92 ओबीसी और 98 एसटी। अब बताओ किसका चयन होगा। सर, जिसकी ज्यादा परसेंटेज होगी उसका ही होगा, यानी सबसे ज्यादा परसेंटेज तो यहां पर है अनरिजर्व कैटेगरी की। किसकी है? अनरिजर्व की, 95। तो यहां पर चयन तो अनरिजर्व कैटेगरी के ही व्यक्ति का होना चाहिए। मैं कहता हूं इसका चयन नहीं होगा। अब बताओ किसका होगा। सर, आप ही बता दीजिए। हमारे ख्याल से अगर देखा जाए साथियों, तो यहां पर चयन होगा 85% ईडब्ल्यूएस वर्ग का। सबसे कम परसेंटेज है, उसके बावजूद भी यहां पर ईडब्ल्यूएस का चयन होगा। अब बताओ, 85 98 से कम है ना, 85 92 से कम है ना, 85 95 से कम है ना, 85 90% से कम है ना। इन चारों ही स्टूडेंट्स से सबसे कम कट ऑफ किसकी है परसेंटेज? आपकी 85 ईडब्ल्यूएस के व्यक्ति की। चयन भी इसका हो रहा है। क्या कारण है सर? ऐसे तो हमारी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। तो कारण है दोस्तों, ये सीट रिजर्व है ईडब्ल्यूएस के लिए, और ईडब्ल्यूएस की जो सीट है इस पर कोई अन्य वर्ग दावा नहीं कर सकता। मेरा कहने का मतलब यह है कि केवल अनरिजर्व की सीट को अन्य जो है वर्ग वाला ले सकता है। जैसे कि यहां पर ये अनरिजर्व की सीट है, इसको एससी का भी ले सकता है, इसको एसटी का भी ले सकता है, इसको ईडब्ल्यूएस का ले सकता है, ऐसे लेता है। समझे या नहीं समझे? ठीक है, मान लिया जाए मैं यहां समझा देता हूं थोड़ा सा उदाहरण, 1 मिनट और लूंगा बस, इसको मिटा देता हूं। ठीक है, देखो यहां पर है ये एससी की सीट। ठीक है, एक सीट है। अब यहां पर 4 व्यक्तियों ने फॉर्म अप्लाई किया है। एक तो है आपका एससी का है, इसकी है आपकी 60%। ये आपका एसटी का है, इसकी है 70। उसके बाद ये है ओबीसी का, इसकी है 80। उसके बाद ये है आपका ईडब्ल्यूएस का, इसकी है 90%। उसके बाद ये है अनरिजर्व का, इसकी है कितनी? 100%। अब सिलेक्शन किसका होगा बताओ। फॉर्म तो सभी ने डाला है इस पोस्ट के लिए, सिलेक्शन इसका ही होगा, भले इसकी 60% है, क्योंकि ये रिजर्व सीट है एससी के लिए। तो इस तरीके से आपको दोस्तों ये समझना है कि जो जीडीएस का मेरिट बनता है वो पोस्ट वाइज बनता है, ना कि ऑल ओवर बनता है। अभी भी मैं कहता हूं कुछ इस तरीके से प्लानिंग के साथ आपने फॉर्म अप्लाई किया है तो सिलेक्शन आपका हो सकता है। यहां पर वो भी बात मैंने रखी है कि कम परसेंटेज वालों का चयन होता है और यहां पर ज्यादा परसेंटेज वाले का नहीं भी होता है, कारण पोस्ट प्रेफरेंस। तो यदि आपने अच्छे से पोस्ट प्रेफरेंस दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो आप फॉर्म एडिट कर लेना, दोबारा से पोस्ट प्रेफरेंस दे लेना या डिवीजन भी बदल लेना। लेकिन हमारी जो गाइडलाइन है, हमने जो पीडीएफ आप लोगों के लिए दी है एक 60 पेज की, उसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, तो उसको एक बार देख लेना। ठीक है, तब ये फॉर्म भरना। मैं तो कहता हूं प्लानिंग करना पड़ेगा, बड़े ही सावधानी से बारीकी से आपको एक एक ब्रांच ऑफिस को देखना पड़ेगा।
इस तरीके से बाकी और भी मेरे पास बहुत सारे जो है आइडियाज है आप लोगों के लिए, जो मैंने पीडीएफ में प्रोवाइड करवाए हैं। यहां पर एक शॉर्ट तरीके से मैं बताता हूं ताकि वीडियो लंबा हो जाएगा अगर विस्तृत में इस चीज को खोलने लगा तो। सभी बच्चे पीडीएफ लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा रहा हूं। अभी समय है कल परसों पहले दिन, यानी 3 दिन आपकी लिंक एक्टिवेट होगी, दोबारा से फॉर्म बदल लेना। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।